नमस्कार। आज हम मुंबई के रियल एस्टेट बाजार की गहमा गहमी पर बात करने वाले हैं, खासकर पिछले त्योहारी मौसम यानी नवरात्रि 2025 के दौरान जो हुआ उस पर। हमारे पास कुछ दिलचस्प आंकड़े और विश्लेषण है। हाँ, आंकड़े तो काफी कुछ बता रहे हैं इस बार। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि बाजार में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हमारे जो स्रोत हैं वो कुछ लेखों के अंश हैं जो मुंबई रियल एस्टेट नवरात्रि 2025 में उछाल जैसे टॉपिक्स पर हैं। जी। और हमारा मकसद है इन आंकड़ों की तह तक जाना, समझना कि आखिर ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई जी। और इसके पीछे मतलब क्या वजह थी। आमतौर पर तो हम त्योहारी मौसम की बात करते हैं, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, कुछ हटके है इस बार। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। पारंपरिक रूप से श्राद्ध पक्ष, वो जो 7 से 21 सितंबर तक था, हाँ, उसे तो प्रॉपर्टी बाजार के लिए बिल्कुल ठंडा मानते हैं। लोग बड़ी खरीदारी से बचते हैं उस दौरान। आम धारणा तो यही है, लेकिन 2025 के आंकड़े इस धारणा को जैसे चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, श्राद्ध के दौरान भी मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में आप मानेंगी नहीं 5% की वृद्धि दर्ज की गई। 5% श्राद्ध में? जी हाँ, 2025 में इस पीरियड में 3,368 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 3,216 था। सिर्फ 5% की वृद्धि शायद सुनने में बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन ये उस समय हुई है जब हम मतलब गिरावट या स्थिरता की उम्मीद करते हैं। सही बात है, और इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो रेवेन्यू के आंकड़े हैं। अच्छा, वो कैसे? हाँ, रेवेन्यू में तो 21% की मतलब प्रभावशाली बढ़ोतरी हुई। 21%? जी। 2024 में श्राद्ध के दौरान सरकार को स्टैंप ड्यूटी से करीब INR 219 करोड़ मिले थे, जो 2025 में बढ़कर INR 265 करोड़ हो गए। ये साफ दिखाता है कि खरीदारों का भरोसा मजबूत था, बाजार में एक अंदरूनी ताकत मौजूद थी जो पारंपरिक सुस्ती के दौर को भी मात दे गई। वाह, बिल्कुल, ये वाकई दिलचस्प है। तो मतलब खरीदार इंतजार नहीं कर रहे थे कि श्राद्ध खत्म हो और फिर खरीदें। ऐसा ही लग रहा है। खरीदारी श्राद्ध के दौरान भी जारी थी। तो सवाल ये उठता है, क्या लोगों की सोच बदल रही है इन पारंपरिक मान्यताओं को लेकर, या फिर बाजार में कुछ ऐसी हवा थी कि लोग रुकना ही नहीं चाहते थे? जी, शायद दोनों का मिश्रण हो सकता है। हो सकता है कुछ खरीदारों के लिए अब ये पारंपरिक पीरियड उतने मायने न रखते हों, खासकर अगर कोई अच्छी डील मिल रही हो। मुमकिन है, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि बाजार का जो ओवरऑल सेंटीमेंट था, माहौल था, वो इतना पॉजिटिव था कि उसने इस पारंपरिक सुस्ती को भी काफी हद तक बेअसर कर दिया। अच्छा, खरीदारों में शायद एक तरह का फोमो, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट काम कर रहा हो कि कहीं कीमतें और न बढ़ जाएं या अच्छी प्रॉपर्टी हाथ से निकल ना जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। और फिर श्राद्ध के बाद आया फेस्टिव सीजन, गणेश चतुर्थी और नवरात्रा। यहाँ तो आंकड़े और भी जोरदार है। जी हाँ, अगर सिर्फ नवरात्रि के 10 दिनों पे फोकस करें, वो 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 वाले, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर काफी रोशन है। इन सिर्फ 10 दिनों में मुंबई में 6,238 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई। 6,000 से ज्यादा 10 दिन में? जी। और ये पिछले साल यानी 2024 के नवरात्रि में जो 5,199 रजिस्ट्रेशंस हुए थे, हाँ, उसके तुलना में सीधे सीधे 20% ज्यादा है। स्रोत तो ये भी बता रहे हैं कि ये हाल के वर्षों में किसी भी फेस्टिव सीजन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। 20% की वृद्धि, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। मतलब हर 5वीं डील पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा हुई। बिल्कुल, और इसका असर सरकारी खजाने पर भी दिखना लाजमी है। निश्चित रूप से। नवरात्रि 2025 के दौरान स्टैंप ड्यूटी से जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, वो INR 587 करोड़ रहा। 587 करोड़? हाँ, ये भी पिछले साल के INR 502 करोड़ के मुकाबले 17% अधिक है। अच्छा, तो न सिर्फ ज्यादा घर बिके, बल्कि शायद थोड़ी ज्यादा कीमत वाले घर भी बिके होंगे, या स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेशन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी हुई। इन बड़े आंकड़ों को थोड़ा और समझने के लिए क्या हम इसे रोजाना के हिसाब से देख सकते हैं? मतलब पर डे कितनी एक्टिविटी थी बाजार में? हाँ बिल्कुल, रोजाना के औसत आंकड़े इस तेजी को और साफ करते हैं। देखिए, 2024 में नवरात्रि के दौरान हर रोज औसतन 578 प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही थी। ठीक है। 2025 में ये औसत बढ़कर 624 प्रतिदिन हो गया। ओह,
यानी हर रोज करीब 46 ज्यादा घर रजिस्टर हो रहे थे। जी, रोजाना 46 ज्यादा। और रोजाना की कमाई मतलब स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन, उसमें भी बढ़ोतरी हुई। 2024 में नवरात्रि के दौरान सरकार औसतन INR 56 करोड़ रोज कमा रही थी स्टैम्प ड्यूटी से, जो 2025 में बढ़कर INR 59 करोड़ रोज हो गया। ओके। ये छोटे छोटे रोज के अंतर मिलकर ही वो 17% की बड़ी सालाना बढ़ोतरी बनाते हैं। ये दिखाता है कि बाजार में लगातार और तेज गति से काम हो रहा था। और ये सिर्फ नवरात्रि की बात नहीं है। अगर हम गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 6 सितंबर और नवरात्रि इन दोनों बड़े त्योहारों को मिलाकर देखें तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। इन दोनों त्योहारों के पीरियड्स को अगर हम मिला दे तो कुल 10,630 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। 10,000 से ज्यादा यूनिट्स। जी। पिछले साल इसी कंबाइंड पीरियड में ये आंकड़ा 8,604 था। अच्छा। यानी गणेश चतुर्थी और नवरात्रि मिलाकर पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये दिखाता है कि पूरे त्योहारी सीजन में ही एक मजबूत ट्रेंड बना हुआ था। श्राद्ध में बढ़ोतरी, नवरात्रि में रिकॉर्ड प्रदर्शन, गणेश चतुर्थी मिलाकर भी शानदार वृद्धि। साफ है कि कुछ तो बहुत सही हो रहा था मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में। हाँ, माहौल काफी गर्म था। तो अब बड़ा सवाल, आखिर क्यों? इस जबरदस्त उछाल के पीछे कौन से इंजन काम कर रहे थे? ऐसा क्या था जिसने खरीदारों को इतना उत्साहित कर दिया? हमारे स्रोतों का जो विश्लेषण है उसके हिसाब से इसके पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। कोई एक अकेली वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजों का सही कॉम्बिनेशन था। चलिए एक एक करके इन फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले अक्सर बात होती है इंटरेस्ट रेट्स की। होम लोन की ब्याज दरें, उसका क्या असर रहा? ब्याज दरें एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होती हैं, जैसा आप जानती हैं। 2025 के इस दौर में ब्याज दरें काफी हद तक स्थिर बनी हुई थी, स्टेबल थी। हाँ, स्टेबल थी। जब होम लोन की दरें बहुत तेजी से घटबढ़ नहीं रही होती तो खरीदारों को अपनी भविष्य की EMI का अंदाजा लगाने में आसानी होती है। सही बात है। ये स्थिरता उन्हें एक तरह का कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, वो अगले 15-20 साल के लिए ये फाइनेंशियल कमिटमेंट उठा सकते हैं। अगर दरें बहुत ऊपर नीचे हो रही हों तो लोग अक्सर वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं। सही कहा, एक निश्चितता का भाव आ जाता है। अच्छा, दूसरा कारण बताया जा रहा है बेहतर सामर्थ्य, मतलब अफोर्डेबिलिटी और सरल GST नियम। इसे थोड़ा खोलेंगे। अफोर्डेबिलिटी कैसे बेहतर हुई और GST नियमों का क्या असर पड़ा? अफोर्डेबिलिटी या सामर्थ्य एक रिलेटिव टर्म है। हो सकता है कि कीमतें स्थिर रही हों जबकि लोगों की इनकम थोड़ी बढ़ी हो, या फिर डेवलपर्स ने त्योहारी सीजन में कुछ अच्छे पेमेंट प्लान या डिस्काउंट्स दिए हों, जिससे खरीदारों को लगा कि हाँ, घर खरीदना अब उनकी पहुंच में है। स्रोतों में इसका सटीक विवरण तो नहीं है कि सामर्थ्य कैसे बढ़ी, पर इसे एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। और सरल GST नियम, रियल एस्टेट पर GST तो वैसे भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई लोगों को। हाँ, है तो। सरल GST नियम से शायद मतलब यह है कि या तो नियमों में कोई हालिया क्लैरिफिकेशन आया हो जिससे खरीदारों और डेवलपर्स के लिए टैक्स कैलकुलेशन और प्रोसेस आसान हो गया हो। अच्छा। या फिर कंप्लायंट का बोझ कम हुआ हो। जब नियम सिंपल और क्लियर होते हैं तो ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और खरीदारों की हिचकिचाहट कम होती है। उन्हें लगता है कि कोई छुपा हुआ टैक्स या झंझट बाद में सामने नहीं आएगा। ये भी भरोसे को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो स्थिर ब्याज दरें, बेहतर अफोर्डेबिलिटी और सरल नियम, ये तो हुए फाइनेंशियल और प्रोसीजरल फैक्टर्स। लेकिन एक और दिलचस्प ट्रेंड का जिक्र है, प्रीमियम घरों की बढ़ती मांग। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ते या मिड इनकम वाले घर ही बिक रहे थे। ओके। आंकड़े बताते हैं कि प्रीमियम यानी महंगी और लग्जरी प्रॉपर्टीज की मांग में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि बाजार में केवल जरूरत के खरीदारी नहीं थे, बल्कि एस्पिरेशनल बायर्स, मतलब महत्वाकांक्षी खरीदार भी एक्टिव थे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ अमीरों के और अमीर होने का संकेत है या कुछ और? तस्वीर न दे। प्रीमियम घरों की मांग बढ़ना ये भी दिखाता है कि इकोनॉमी के एक बड़े वर्ग को भविष्य में अपनी आय बढ़ने का भरोसा है। लोग सिर्फ छत नहीं खरीद रहे थे, वे बेहतर लाइफस्टाइल, ज्यादा सुविधाएं, अच्छी लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे। ये ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का भी प्रतीक है। जब लोग महंगी चीजों पर खर्च करने को तैयार होते हैं तो ये इकोनॉमी की सेहत के बारे में भी कुछ कहता है। और इन सब फैक्टर्स को जोड़कर देखें तो शायद चौथा फैक्टर समझ आता है, ओवरऑल मजबूत मार्केट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, ये सभी कारक, स्थिर दरें, महसूस की गई अफोर्डेबिलिटी, सरल नियम, प्रीमियम सेगमेंट में रुझान, ये सब मिलकर एक
पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। जी। खरीदारों को लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है। उन्हें लगता है कि भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। डेवलपर्स भी इस बढ़ते भरोसे को देखकर नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने या ऑफर देने में उत्साहित होते हैं। हाँ। एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है जो श्राद्ध जैसी धीमी अवधि को भी पार कर जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे स्रोत नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बेजल का एक बयान भी कोट करते हैं। जी। उन्होंने नवरात्रि के दौरान हुए इन 6,238 रजिस्ट्रेशंस को हाल के वर्षों का सबसे अच्छा त्योहारी प्रदर्शन बताया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के एक प्रमुख विशेषज्ञ का आकलन है जो आंकड़ों को कंफर्म करता है। हाँ, और इस तरह के एक्सपर्ट असेसमेंट महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आंकड़ों को एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ये बताता है कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक वाकई में उल्लेखनीय उपलब्धि है। और वे ये भी संकेत देते हैं कि ये मजबूत प्रदर्शन और सरकार को मिला अच्छा रेवेन्यू आने वाले महीनों, खासकर दिवाली और साल के अंत तक बाजार की गति को बनाए रखने के लिए एक सॉलिड बेस तैयार करता है। हाँ, यानी ये तेजी शायद यही खत्म ना हो, इसकी पूरी संभावना है। कुछ और आंकड़े भी इस मोमेंटम की ओर इशारा करते हैं। जैसे पूरा सितंबर 2025 का महीना ही मुंबई रियल एस्टेट के लिए पिछले एक दशक का सबसे अच्छा सितंबर साबित हुआ। पूरा महीना ही? जी, पूरा महीना। महीने भर में 12,070 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई, यानी रोजाना औसतन 402। ये त्योहारी सीजन के पीक पर पहुंचने से पहले ही बाजार में एक मजबूत अंडरकरंट का संकेत दे रहा था। तो मतलब नवरात्रि का प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ, बल्कि सितंबर की शुरुआत से ही माहौल बन रहा था। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक और चीज ने शायद भूमिका निभाई हो 2025 में, त्योहारों की टाइमिंग। टाइमिंग कैसे? नवरात्रि का ज्यादातर हिस्सा 22 सितंबर से 1 अक्टूबर सितंबर के आखिर में पड़ा और ये श्राद्ध पीरियड 7 सितंबर से 21 सितंबर के ठीक बाद आया। अच्छा, हाँ, तो इसका क्या असर पड़ा होगा? संभवतः इसने त्योहारी खरीदारी को पिछले साल की तुलना में जल्दी शुरू करने और तेज करने में मदद की। ओके। जैसे ही श्राद्ध समाप्त हुआ, जो लोग खरीदारी का मन बना चुके थे वे तुरंत बाजार में एक्टिव हो गए। अगर नवरात्रि पूरी तरह अक्टूबर में होती तो शायद ये तत्काल प्रभाव थोड़ा कम होता, तो कैलेंडर का भी अपना एक योगदान रहा हो सकता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो मुंबई रियल एस्टेट बाजार की यह त्योहारी कहानी कई किरदारों वाली लगती है। निश्चित रूप से ये एक मल्टी लेयर्ड कहानी है। एक तरफ है अनुकूल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे स्थिर ब्याज दरें और बढ़ता हुआ विश्वास। दूसरी तरफ सरकारी कदमों का असर है, जैसे जीएसटी नियमों में आसानी, भले ही छोटी हो, जिसने प्रोसेस को आसान बनाया। ठीक है। और तीसरी तरफ त्योहारों का अपना शुभ मुहूर्त और उत्साह है, जिसने खरीदारी की भावनाओं को और बल दिया। इन सब के मिलने से ही 2025 के त्योहारी सीजन में ये मजबूत वृद्धि देखने को मिली। ये मुंबई के रियल एस्टेट बाजार की रिकवरी और उसके लचीलेपन का एक स्पष्ट प्रमाण है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। मुंबई के रियल एस्टेट बाजार ने 2025 के त्योहारी मौसम, खासकर गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के दौरान रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा। और यहाँ तक कि पारंपरिक रूप से धीमे माने जाने वाले श्राद्ध पक्ष में भी पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई। और इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही थी। स्थिर ब्याज दरें, जिससे खरीदारों को भरोसा मिला, बेहतर सामर्थ्य और सरल नियम, जिसने खरीदारी को आसान बनाया, प्रीमियम घरों की बढ़ती मांग जो बाजार में आत्मविश्वास दिखाती है, और इन सब से मिलकर बना एक मजबूत ओवरऑल मार्केट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। यह विश्लेषण बाजार के लचीलेपन को उजागर करता है। कैसे यह न केवल चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि सही माहौल मिलने पर तेजी से आगे भी बढ़ सकता है। जी हाँ, ये खरीदारों के मजबूत इरादे और प्रॉपर्टी को एक आकर्षक निवेश मानने की उनकी इच्छा को भी दर्शाता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स, इकोनॉमिक, पॉलिसी वाले, सोशल और यहाँ तक कि कैलेंडर आधारित मिलकर बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। क्या ये जो हमने त्योहारी उछाल देखा, ये मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार की चाल में एक लंबे समय तक चलने वाला बदलाव है? क्या खरीदारों का बर्ताव या बाजार का स्ट्रक्चर परमानेंटली बदल रहा है? अच्छा सवाल है। या फिर यह मुख्य रूप से त्योहारों के शुभ मुहूर्त और कुछ समय के लिए बने अनुकूल फैक्टर्स का मिलाजुला असर था, जो शायद आगे ऐसा न रहे? ये देखने वाली बात होगी। आने वाले तिमाहियों में इस पर नजर रखना और इसके पैटर्न को समझना निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होगा।